नमस्कार। मास स्पेक्ट्रोमेट्री को कंटिन्यू रखते हुए आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स की मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में। तो देखिए, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होती हैं जनरली वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, यानी उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए जब हम उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन का बोmbardment करते हैं तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और जो उनका M+ आयन बनता है, मोलिकुलर आयन बनता है, वो मोलिकुलर आयन हमें ज्यादातर केसेस में बेस पीक के रूप में मिलता है। अर्थात जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अपन बेंजीन की बात करें, हम नैफ्थलीन की बात करें, हम एंथ्रासीन की बात करें, तो ये जो तीनों कंपाउंड्स हैं, इन तीनों में जो M+ पीक होती है वही क्या होती है, इनकी बेस पीक होती है। और यदि इनके कुछ और ग्रुप्स भी अपन जोड़ देंगे तो भी इन कंपाउंड्स में जो हमारे पास मोलिकुलर आयन पीक होती है वो इंटेंस पीक के रूप में प्राप्त हो गई। अब हम बात करते हैं एल्काइल एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। तो देखिए, अपने पास यदि बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग के एक स्ट्रेट चेन एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है अपने पास, ये CH2, फिर और आगे CH2 और लास्ट में मिथिल समूह जोड़ देते हैं। तो इन सभी एल्किल बेंजीन कंपाउंड्स में, चाहे वो मिथिल बेंजीन हो, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जो भी है, उन सभी में जब हम एक इलेक्ट्रॉन का बोmbardment करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, रेडिकल कैटायन। फिर उस रेडिकल कैटायन से क्या होता है, R जो फ्री रेडिकल है वो निकल जाता है और हमारे पास बेंजीलियम क्या बनता है, कैटायन बनता है। ये जो बेंजीलियम कैटायन है वो रीअरेंज होकर के हमें क्या देता है, ट्रोपाइलियम कैटायन। क्या देता है, ट्रोपाइलियम कैटायन। और 99% केसेस में ये जो ट्रोपाइलियम कैटायन है एल्काइल बेंजीन में यदि बनता है तो वो हमें बेस पी के रूप में M/Z91 पे ऑब्जर्व होता है। तो जो ट्रोपाइलियम कैटायन है उसकी पीक कहां पे मिलेगी हमारे को, मास स्पेक्ट्रम में 91 पे। फिर इसमें से एसिटिलीन मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, ये बहुत सारे आयंस बनेंगे। उन बहुत सारे आयंस में से जो आयनाइजेशन चैम्बर में बने हैं उनमें से कुछ ट्रोपाइलियम कैटायंस क्या करेंगे, सभी नहीं, कुछ ट्रोपाइलियम कैटायंस में से एसिटिलीन एलिमिनेट हो जाएगी और हमारे पास बनेगा ये C5H5+ आयन। और ये कितनी M/Z में मिलेगा, 65 पे। लेकिन ध्यान रखना, ये हमारे पास कोई 100 मॉलिक्यूल आयंस है तो उन 100 में से कोई 5-10 आयंस ऐसे होंगे जिनमें एसिटिलीन मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। फिर फर्दर इसमें से क्या होता है, एसिटिलीन मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, तो फर्दर इसमें से एलिमिनेट होते ही अपने पास बच गया C3H3+। और ये जो C3H3+ आयन है ये हमें M/Z कितने पे, 39 पे ऑब्जर्व होता है। तो देखिए, एल्काइल बेंजीन जो भी कंपाउंड्स होंगे उनमें 99% केसेज में जो बेस पीक है वो M/Z 91 पे मिलेगी, फिर थोड़ी सी कम इंटेंस पीक 65 पे मिलेगी, फिर थोड़ी सी और कम इंटेंस पीक अपने को 39 पे मिलेगी। तो अपन इससे पहचान लेंगे कि वो एक लंबी सीधी श्रृंखला वाला एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें क्या है, बेंजीन रिंग है अपने पास। और साथ साथ में क्या हो सकता है, अगर हमारे पास लंबी एल्काइल चेन है तो उस लंबी एल्काइल चेन में मैक्लाफर्टी रिएजमेंट और हो जाएगा। क्या, मैक्लाफर्टी रिएजमेंट। तो जैसे ये अपने पास बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन और ये गामा हाइड्रोजन। तो वे एल्काइल बेंजीन कंपाउंड जिनमें गामा हाइड्रोजन है एल्किल समूह में, तो समझ जाइएगा उनमें मैक्लाफर्टी रिएजमेंट और होगा। क्या होगा, मैक्लाफर्टी रिएजमेंट। और मैक्लाफर्टी रिएजमेंट आपको पता है यहां से कौन सा बॉन्ड टूटता है, बीटा वाला, यानी बीटा क्लीवेज होगा। तो ये अल्फा बॉन्ड है अपने पास और ये कौन सा है, बीटा बॉन्ड है।
ये बीटा बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा अपने पास। ये गामा हाइड्रोजन माइग्रेट होकर यहाँ आ जाएगा, तो देखो गामा हाइड्रोजन ये वाला जो है वो तो यहाँ पे आ गया अपने पास। बाकी सभी बेंजीन के जो कार्बन एटम्स होंगे एक एक हाइड्रोजन है वो है ही अपने पास, एक ये रहा, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। यहाँ पे क्या रहेगा CH2 और क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये CH2 और ये डबल बॉन्ड। ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास मैकलैफर्टी आयन बन गया। और उस मैकलैफर्टी आयन की जो पीक है वो M/Z या M/P कितने पे, 92 पे। तो जो ट्रोपाइलिन कैटायन था वो तो अपन ने देखा अभी 91 पे आ रहा है, लेकिन जो अपने पास मैकलैफर्टी आयन है एल्किल बेंजीन वाला, उस मैकलैफर्टी आयन की जो हमारे को पीक मिलती है वो मिलती है 92 पे। हालांकि फिर इसमें से एक हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन हो जाएगा और कितने पे पीक आ जाएगी, 91 पे। फिर 91 से अपने को पता है कितने पे आएगी, 65 पे आएगी। फिर 65 से एक एसिटिल मॉलिक्यूल और एलिमिनेट हो जाएगा और 39 पे। यानी अपने को प्रोपिल या उससे लंबी श्रृंखला वाले जो एल्काइल बेंजीन कंपाउंड्स हैं उनमें 92, 91, 65, 39 इन पे क्या मिलती है, जनरली इंटेंस पीक से मिलती है। अब अपन बात करते हैं बेंजील अल्कोहल और क्रिसोल्स की। तो देखिए जो अपने पास बेंजील अल्कोहल है ये वाला, अब अपने पास जो भी कोई लोन पेयर युक्त कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, रेडिकल कैटायन। और ये रेडिकल कैटायन बिल्कुल वही पथ फॉलो करेगा जो अभी एल्काइल बेंजीन ने किया था। इसमें से एक H यहां से निकाल दूंगा, मैंने एक H निकाल दिया है। और ये हमारे पास ट्रोपाइलियम आयन है, लेकिन इसमें कौन सा समूह जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोक्सी ट्रोपाइलियम आयन बन गया। और ये हाइड्रोक्सी ट्रोपाइलियम आयन जो हमारे को है कितनी M/Z पे मिलता है, 107। तो 107 पर हमारे को इसकी क्या मिलती है, इंटेंस पीक मिलती है। और यदि अपने पास ये एल्काइल बेंजीन हो, क्या हो, एल्काइल बेंजीन, और इसमें ऑर्थो मेटा पैरा स्थिति पर OH समूह हो, यानी ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल ये हो, तो उन में भी हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोक्सी ट्रोपाइलियम आयन बनता है। और हाइड्रोक्सी ट्रोपाइलियम आयन की जो इंटेंस पीक है वो कितने पे मिलेगी अपने को, 107 पे। तो याद रखना इनको। अब देखिए स्पेशल केस, इस बार हमारे पास नेप्थलीन है। अब कोई आपसे पूछे कि नेप्थलीन की बेस पीक कितने पे आएगी, तो याद रखना नेप्थलीन की बेस पीक तो उतने पे ही आएगी जो अपन ने पहले पढ़ी थी, 128 पे। कितने पे, जो इसकी बेस पीक है वो कितने पे आती है, 128 पे। तो 128 पे इसकी बेस पीक आएगी, यानी M+P की इसकी क्या होती है, बेस पीक होती है। लेकिन इसमें और कौन कौन से आयंस बन सकते हैं, किसमें, नेप्थलीन में। तो नेप्थलीन के ऊपर जब अपन हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और क्या बन गया, रेडिकल कैटायन। तो मान लीजिए 100 अपने पास रेडिकल कैटायंस बने, उसमें से 90% तो क्या मिल गया अपने को, M+P के रूप में मिल जाएंगे। लेकिन कुछ प्रतिशत अपने पास क्या होगा, जो बना हुआ कैटायन है, रेडिकल कैटायन, जो कि अभी आयोनाइजेशन चेंबर में है, इसमें से फर्दर एक इलेक्ट्रॉन क्या निकल जाएगा या निकाल दिया जाएगा। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा अपने पास, तो हमारे पास ये डबल पॉजिटिव चार्ज वाला क्या बन गया, कैटायन बन गया। यानी ये अपने पास मल्टीपल चार्ज क्या बन गया, एक तरह से आयन बन गया। लेकिन याद रखना ये संभावना तभी है जब हमारे पास ये जो आयंस बन रहे हैं वो क्या हो, स्टेबल हो। तो ये क्या, पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में डिलोकलाइज हो सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में डिलोकलाइज हो सकता है। तो ये डबल फ्री चार्ज वाले क्या बढ़ गए अपने पास, आयन बन गए। अगर हम इसका मास देखेंगे तो इसका मास तो कितना आएगा, 128। यानी जो इस आयन का मॉलिक्यूलर मास है वो कितना आएगा, 128। लेकिन याद रखना ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये मास स्पेक्ट्रम में कितनी M/Z वैल्यू पे अपीयर होगा, यानी इसकी पीक की जो
एम बाई जेड वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो याद रखना जो एम बाई जेड लिखते हैं अपन, ये एम और ये जेड, तो एम तो 128 है, जेड का मतलब इसमें 2 है, तो अपन 2 से इसको डिवाइड कर देंगे और कितने पे आ गया ये 64। तो 64 पे इसकी क्या मिलेगी अपने को, पीक मिलेगी। मैं बेस पीक की बात नहीं कर रहा हूं, हमसे तो कोई ये पूछे कि इस आयन की एम बाई जेड वैल्यू क्या होगी तो हम 64 बताएंगे, या 64 पे जो पीक आ रही है वो किस आयन की आ रही है, तो वो इस डबली चार्ज आयन की आ रही है अपने पास। तो याद रखना ये कई बार एक से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बना करके उस स्पीशीज की एम बाई जेड वैल्यू पूछ सकता है। अब अपन बात करेंगे ऑर्थो इफेक्ट के बारे में। तो ऑर्थो इफेक्ट में याद रखना जो हमारे पास बेंजीन रिंग होती है उसमें यदि ऑर्थो स्थिति पर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हों, जैसे यहां पर ये COOH है और OH, अर्थात अपने पास सैलिसिलिक एसिड है, ऑर्थो स्थिति पर ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं कि उन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का कुछ कुछ पार्ट लेकर के कोई सिंपल मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएं। जैसे ये अपने पास सैलिसिलिक एसिड है, ये अपने पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजामाइड है, इसी तरह से ये मेथिल सैलिसिलेट है। देखो तीनों कंपाउंड ले लिए मैंने, ये सैलिसिलिक एसिड हो गया अपने पास, ये अपने पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजामाइड हो गया, ये अपने पास मेथिल सैलिसिलेट हो गया। अब जब इन कंपाउंड्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करेंगे तो रेडिकल कैटायन बढ़ेंगे और साथ में सिंपल मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएंगे। जैसे यहां से क्या निकल जाएगा अपने पास, ये यहां से निकल जाएगा H2O, यहां से क्या निकल जाएगा मिथाइल एल्कोहल, और यहां से आपको दिख रहा है क्या निकलेगा अमोनिया। तो एक में से वाटर निकल रहा है, एक में अमोनिया निकल रही है, एक में अपने पास मिथाइल एल्कोहल निकल रहा है। लेकिन ये सिंपल मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होने के पश्चात हमारे पास इन तीनों से कॉमन रेडिकल कैटायन बन रहा है, और ये जो कॉमन रेडिकल कैटायन है ये सिर्फ ऑर्थो आइसोमर्स का ही बनेगा। इनके तीनों के यदि हम मेटा और पैरा आइसोमर्स ले लें तो ये रेडिकल कैटायन नहीं बनेगा। इसका मतलब हम ऑर्थो आइसोमर को मेटा और पैरा आइसोमर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसके आधार पर, उनकी मास स्पेक्ट्रा के आधार पर। तो ये जो अपने पास रेडिकल कैटायन बना है इसकी जो एम बाई जेड वैल्यू आएगी वो आएगी 120। इसकी जो एम बाई जेड वैल्यू है वो कितनी है 120। तो 120 पे इसकी क्या जाएगी इंटेंस पीक अपने को प्राप्त होगी, जो सिर्फ कौन से ऑर्थो आइसोमर्स की होगी। ये प्रश्न नेट में पूछा जा चुका है, तो हो सकता है इन तीनों में से जो पूछा है उसके अलावा जो दूसरे आइसोमर्स हो उनके बारे में पूछ ले, तो याद रखें इस चीज को आप। अब अपन बात करेंगे मास स्पेक्ट्रा ऑफ ईथर्स एंड एल्किल हैलाइड्स। तो देखिए ईथर्स में तो क्या है, ये हमारे पास बीच में ऑक्सीजन है, दो एल्काइल ग्रुप आएंगे, हमने ईथर के ऊपर इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया तो क्या बन गया रेडिकल कैटायन। इसलिए शुरुआत अपन ने रेडिकल कैटायन से की। अब क्या होता है इसके अंदर, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होता है और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होता है। तो एक बार R डैश फ्री रेडिकल बनेगा, एक बार ये में सॉरी ये डैश नहीं है, डैश तो इधर है, तो एक बार ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा, एक बार ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा। तो फिर जो रिमेनिंग आयन है एक बार तो ये आएगा और एक बार ये आएगा। तो एक बार RO डैश और एक बार R डैश O, तो R डैश O और ये RO डैश, और ये अपने पास क्या आ गए कैटायंस। तो ये टुकड़ा टूटने के पश्चात ये भी अपने पास कैटायन के रूप में आ सकता है और ये भी अपने पास कैटायन के रूप में आ सकता है, और इनकी जनरली जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनकी क्या मिलती है अपने को इंटेंस पीक देखने को मिलती है। लेकिन जो सबसे सिंपल ईथर अपन मानते हैं
डाई एथिल ईथर जो भी लैब में उपलब्ध होता है अपने पास, उस डाई एथिल ईथर का आपसे क्या पूछ सकता है, अल्फा क्लीवेज के बारे में पूछ सकता है कि इसमें किस प्रकार से अल्फा क्लीवेज होता है। तो याद रखना पहले तो कि जो हमारे पास डाई एथिल ईथर है उसकी जो बेस पीक है वो कितने पे आती है, 31 पे। डाई एथिल ईथर की जो बेस पीक है वो कितने पे आती है, 31 पे। अब आती कैसे वो देखते हैं। ये हमारे पास डाई एथिल ईथर, हमने इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, हमारे पास ये रेडिकल कैटायन बन गया। अब रेडिकल कैटायन बनने के पश्चात यहां से ये बॉन्ड अपन ने ब्रेक कर दिया, ये बॉन्ड ब्रेक करते ही मिथिल रेडिकल निकल गया और ये अपने पास कैटायन आ गया। तो देखिए ये अपने पास कैटायन आ गया और ये 59 इसका मास आ रहा है। तो हमारे को M/Z 59 पे क्या मिलेगी, इंटेंस पीक मिलेगी। और फिर इसमें से क्या, ये देखिए यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगी, यहां से एथीन एलिमिनेट हो जाएगी। जैसे एथीन एलिमिनेट हो जाएगी अपने पास, तो हमारे पास जो आयन है वो बनेगा CH2OH+। और ये जो आयन है इस आयन की हमारे को बेस पीक मिलती है और वो भी कितने पे, 31 पे। तो 31 पे इसकी क्या मिलेगी अपने को, बेस पीक मिल जाएगी। तो याद रखना डाई एथिल ईथर की बेस पीक 31 पे आती है और ये आयन ठीक वैसा ही है जैसा प्राइमरी एल्कोहल्स में बनता है, मेथिल एल्कोहल में बनता है। अब अपन बात करेंगे एल्किल हैलाइड्स की। तो देखिए एल्किल हैलाइड्स में तो ज्यादातर जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके एलिमेंटल एनालिसिस से संबंधित पूछे जाते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन की जो M+, M+2, M+4, M+6 इस प्रकार की जो पीक्स आती है उनके इंटेंसिटी रेशियो के बारे में पूछा जाता है। फिर भी और जो इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लेते हैं अपन। तो देखिए जो फ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं, फ्लोरो एल्केन्स होती हैं, उनके अंदर एक तो जो इंपॉर्टेंट पीक आती है वो याद रखना, M+-HF, यानी HF मॉलिक्यूल जल्दी से निष्कासित हो जाएगा। और जब HF मॉलिक्यूल जल्दी से निष्कासित हो जाएगा अपने पास, तो HF का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 20। तो जो भी उसे फ्लोरोएल्केन का मॉलिक्यूलर मास है उसमें से 20 घटा दीजिए। तो जैसे ही अपन 20 उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी अपने पास वैल्यू आएगी उस वैल्यू पे यदि अपने को क्या मिल रही है, इंटेंस पीक मिल रही है, तो समझ जाइए वो क्या है, अपने पास है फ्लोरोएल्केन है। तो फ्लोरोएल्केन आसानी से पहचान सकते हैं इसके द्वारा। तो HF भी निकलता है और यदि क्लोरीन प्रेजेंट हो तो क्लोरीन के निकलने के चांसेस भी होते हैं। क्या निकल जाएगा यहां से, क्लोरीन भी निकल सकती है। लेकिन जो क्लोरीन वाली स्थिति अपने पास है वो पीक इतनी इंटेंसिव नहीं होती है जितनी HF वाली होती है। अब जरा इसकी बात कर लेते हैं अपन Br और आयोडीन वाले केस की। तो Br और आयोडीन वाले केस में क्या करेंगे अपन कि जो CBr बॉन्ड है और जो Ci बॉन्ड है वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। इसलिए Br और आयोडीन आसानी से हट जाएंगे यहां से, और जो रिमेनिंग अपने पास पार्ट बचता है ये अपने पास RCH2CH2+ पार्ट बच गया। इसकी जनरली हमारे को इंटेंस पीक देखने को मिलती है। और बाय द वे ये एल्काइल ग्रुप है, हैलोजन से जुड़ा हुआ, वो थोड़ा सा बड़ा हो, जैसे कि इस वाले केस में अपने पास ये बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा अपने पास, ये देखो कार्बन 1, ये 2, ये 3 और ये 4। यदि 4 कार्बन यानी ब्यूटिल या उससे बड़े साइज लंबी श्रृंखला वाला एल्काइल ग्रुप हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहां से ये R फ्री रेडिकल निकल जाता है और ये इससे जुड़ जाता है। तो इसकी भी अपने को क्या मिलती है, इंटेंस पीक देखने को मिलती है इस आयन की भी। अब वो जैसा अपने पास यहाँ पे आयन होगा उसके अनुसार ये पीक मिल जाएगी। अब अपने पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पर ये प्रोपिल ब्रोमाइड है, ये आसानी से टूट जाएगा, ये प्रोपिल समूह आ गया, तो इसकी जो बेस पीक है वो कितने में मिलेगी अपने को, 43 पे मिलती है। 2 क्लोरोप्रोपेन, तो 2 क्लोरोप्रोपेन जो है अपने पास, इसमें से भी क्लोरीन आसानी से एलिमिनेट हो जाएगी, तो ये अपने पास आइसोप्रोपिल कैटायन बन गया। इसकी भी जो बेस पीक है वो कितने पे मिलेगी, 43 पे। ये अपने पास ब्रोमोबेंजीन है, इसमें से भी ब्रोमीन आसानी से एलिमिनेट हो जाएगी, और जैसे ही एलिमिनेट हो जाएगी तो अपने पास ये
एक तरह से क्या बन जाएगा, बेंजिल कैटायन। बेंजिल कैटायन जो कि ऐसे ही है यहाँ पे, तो अपने पास जो पीक है वो कितने पे आएगी, 77 पे आ जाएगी। अब अपन फिनोल्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो फिनोल्स में सबसे पहले फिनोल ही देख लेते हैं कि जो फिनोल होता है उसकी जो M प्लस पीक होती है वही किस रूप में मिलती है अपने को, बेस पीक के रूप में मिलती है। और इसका भार कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, 94। तो 94 पे ही इसकी M प्लस पीक होगी और यही इसकी क्या होती है, बेस पीक होती है। फिर ये इनोल फॉर्म से कीटो फॉर्म में कुछ मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ परसेंटेज में। फिर यहां से क्या निकल जाएगा, CO एलिमिनेट हो जाएगा। ये CO एलिमिनेट हो गया, ये आयन अपने पास बन गया। इसकी जो पीक है अपने पास वो कितने पे आएगी, वो 66 पे आएगी। फिर इसमें से H फ्री रेडिकल बाहर निकाल देंगे तो ये अपने पास जो बचा उसकी जो पीक है M/Z वो आएगी 65 पे। तो इस तरह से ये अपने को फिनोल्स की क्या मिलेंगी, पीक्स मिलेंगी। अब अपन बात करते हैं कि जो बेंजिल अल्कोहल है वो 79 पे क्या बेस पीक शो करता है, वो किस आयन की करता है वो देखते हैं अपन फटाफट। ये अपने पास बेंजिल अल्कोहल है, हमने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट किया, फिर क्या बन गया, रेडिकल कैटायन। तो ये अपने पास रेडिकल कैटायन बन गया। इसमें से आप H हटा दीजिए, ये H फिर रेडिकल के रूप में बाहर निकाल दिया अपने पास, तो CHOH और ये कैटायन, ये फिर रीअरेंज हो जाएगा किसमें, हाइड्रोक्सी ट्रोपाइलियम आयन में। और जो हाइड्रोक्सी ट्रोपाइलियम आयन है वो अपन ने देखा था कितने पे आ गई थी पीक अपने पास, देखो 91 पे तो किसकी आती है, ट्रोपाइलियम की। तो 91 में कितने और जोड़ दीजिए आप, ऑक्सीजन के 16 और जोड़ दीजिए तो कितने पे हो गया, 107 पे। तो 107 पे इसकी इंटेंस पीक मिलती है। फिर यहां से CO एलिमिनेट हो जाएगी, ये आयन बन गया, इस आयन की अपने को 79 पे मिलती है। फिर इसमें से H2 निकाल देंगे तो हमारे पास बेंजीन कैटायन आ गया, बेंजीन नहीं फेनिल कैटायन, 77 पे पीक आती है। फिर इसमें से एसिटिलीन एलिमिनेट कर दीजिए तो अपने पास कितने पे पीक आ जाती है, 51 पे पीक आ जाती है। तो इस प्रकार से अपन 79 वाली पीक के बारे में बता सकते हैं वो कैसे आती है, वो इस आयन की आती है अपने पास। अब अपन अगले वीडियो में मेटास्टेबल आयन पीक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।